हाय। आइए चलते हैं हम अपने द अल्टीमेट मैथ चैलेंज की तरफ। एक मेगा मैथ प्रॉब्लम जिसका नाम है द रॉयल वॉल्ट हाइस्ट। एक ऐसी अफसानवी चोरी की दास्तान जो कि किसी भी चोर की जहानत का इम्तिहान है। एक खजाना जो कि महल के बीच दफन है, जिसकी हिफाजत उसके गार्ड और दीवारों की बजाय रियाजी ने की हुई है, और उसको वही हासिल कर पाएगा जो कि रियाजी के उसूलों को बखूबी जानता हो। ज्योमेट्री से लेके वेक्टर्स और कैलकुलस से लेके लॉजिक, कदम कदम पर एक नया सवाल है। एक का जवाब देने पर एक नया सवाल उठता है, और ख़जाना उसी को मिलेगा जो इन सब सवालों के जवाब दे पाएगा। यही वजह है कि ये ख़जाना सदियों से महफूज है। लेकिन एक दिन एक सरफिरा रियाजीदान, एक ऐसा शख्स जो कि रियाजी के उसूलों का माहिर है, वो ये ख़जाना चुराने का इरादा करता है। वो ये तहैया करता है कि वो इस खजाने को अपनी जहानत के बलबूते पर चुराएगा। तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? आइए देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक महल है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और उसकी हर साइड 100 मीटर लंबी है। और इसके अंदर एक मेहराब या डोम है जो कि उस महल की हर साइड के मिड पॉइंट को टच कर रहा है। यानी ये एक सर्कल है जो कि उस परफेक्ट स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और इसका रेडियस 50 मीटर है। इस महल और इस डोम के सेंटर पर 10 मीटर नीचे वो सोने की तिजोरी दफन है जिसको वो चोर चुराने वाला है। और ये डोम या मेहराब जो कि खजाने के ऊपर है, ये तकरीबन 100 मीटर ऊंचा एक पैराबोलॉइड है। अब इमेजिन कीजिए कि इस मेहराब या डोम की बाउंड्री पर एक गार्ड तैनात है जो कि 24 घंटे इस खजाने की हिफाजत कर रहा है। और वो गार्ड इस डोम के सरकमफेरेंस के अलोंग एक्स एक्सिस के साथ एक खास एंगल बनाते हुए एक सर्कुलर पाथ के अंदर एक खास एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। अब सपोज उस खजाने से जितना फासला गार्ड तक का है, उतने ही फासले पर उसके ऊपर एक ड्रोन तैनात है जो कि उसके साथ साथ दायरे के अंदर मूव कर रहा है और उस खजाने की हिफाजत करता है। सपोज हमारे पास वो गार्ड 1 मिनट के अंदर उस दायरे के अंदर अपना चक्कर मुकम्मल करता है, तो उसकी एंगुलर स्पीड हमारे पास ये होगी। थीटा यहाँ पर डेफिनेटली उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो कि वो कवर करता है उस दायरे के अंदर मूव करते हुए। तो इस वैल्यू को हम ड्रोन और उस गार्ड की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के अंदर प्लग करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। और यहाँ पर हम उस ड्रोन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे जो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ड्रोन का वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि z कोऑर्डिनेट 0 है, जो कि ये बता रहा है कि ड्रोन गार्ड से 50 मीटर ऊपर एक कांस्टेंट हाइट पर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। तो इस वेलोसिटी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी जो कि हमारे पास ये होगी। तो अब सपोज हमारे पास वो चोर इस महल के एक कोने से सुरंग खोदना शुरू करता है इस खजाने तक पहुंचने के लिए। और उस चोर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं जो कि यहाँ से मूव करते हुए वहाँ तक सुरंग खोदेगा। और उस सुरंग की लंबाई क्या होगी, उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और हमारे पास ये अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस आ जाएगा 71.4 मीटर। यानी वो 71.4 मीटर लंबी सुरंग खोदेगा महल के कोने से उस तिजोरी तक पहुंचने के लिए। तो अब हम सपोज करते हैं कि जब वो सुरंग खोदना शुरू करता है तो सुरंग के अंदर बहुत अंधेरा होता है, और उसके लिए वो अपनी इलेक्ट्रिकल टॉर्च ऑन करता है। और उस टॉर्च के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक खास रेट के साथ डिके होती है और वो 5% बैटरी रह जाने पर ऑफ हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि उसके पास कितना टाइम है सुरंग खोदने के लिए। तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे जो कि हमें रेट ऑफ डिके बताएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल टाइम आ जाएगा बिफोर दैट इलेक्ट्रिकल टॉर्च गोज ऑफ, वो तकरीबन 30 मिनट आ जाएगा। यानी उसके पास महल के कोने से सोने की तिजोरी तक सुरंग खोदने के लिए 30 मिनट है। तो अगर हम देखें कि उसको किस स्पीड से वो सुरंग खोदनी चाहिए, तो हम उस सुरंग की लेंथ को डिवाइड कर देंगे इस टोटल टाइम से जो कि उसके पास है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2.38 मीटर्स पर मिनट या हमारे पास 0.039 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। यानी उसको इस स्पीड के साथ वो सुरंग खोदनी पड़ेगी। और अगर हम देखें कि वो चोर किस एंगल पर वो टनल खोद रहा है, तो हम अगेन ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, और हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का यूज करेंगे जो कि हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और ये हमारे पास आ जाएगा mod -10 ओवर
71.4। यहाँ पे मोड ये डिफाइन कर रहा है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। हमारे पास यहाँ से एंगल आ जाएगा 8.05 डिग्रीज, यानी वो बहुत ही शैलो एंगल पर सुरंग खोद रहा है। और अब अगर हम देखें कि उस चोर की टनल किस तरह की होगी, तो यहाँ पर हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस यूज करेंगे जो कि उस चोर के रास्ते को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। यहाँ पर t एक टाइम पैरामीटर है जो कि 0 से 1 वेरी करता है, यानी 0 वो पॉइंट है जहाँ पर वो उस सुरंग को खोदना शुरू करता है और 1 वो पॉइंट है जहाँ पर वो सुरंग खोद कर बोर्ड तक पहुंच जाता है। यानी अगर हम इसको इस इक्वेशन के अंदर प्लग करें जो कि ये शो कर रही हैं कि उसे 50 मीटर अलोंग x, 50 मीटर अलोंग y और 10 मीटर गहरा अलोंग z डायरेक्शन डायगनली मूव करना है। तो क्या वो चोर यूं ही सुरंग खोद के उस सोने की तिजोरी को हासिल करके चला जाएगा? तो यहाँ पर वो गार्ड और ड्रोन उनका क्या काम है? तो आइए देखते हैं कि उनका एक्चुअली क्या काम है और क्या चांसेस हैं कि चोर उस ड्रोन या गार्ड के जरिए डिटेक्ट हो सके। तो इसके लिए हम ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। तो सपोज वो जो गार्ड जो कि उस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, उसका डिटेक्शन एरिया ऑन द सरफेस हमारे पास ये होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ड्रोन जो कि एरिया कवर करता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऊपर से एक डिस्क की फॉर्म में 2 मीटर के रेडियस के अंदर ये डिटेक्ट कर रहा होता है, तो उसका डिटेक्शन एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 4 पाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्शन है ये इक्वल्स है एरिया जो वो ड्रोन कवर करता है ओवर उस सारे सर्कुलर पाथ का एरिया, तो 4/2500। तो ये हमारे पास 1/625 दैट इक्वल्स 0.016, यानी 0.16% चांस हैं उस चोर के पकड़े जाने के, जो कि बहुत कम है, यानी 1% से भी कम है। तो क्या चोर यूं ही निकल जाएगा? तो आइए ज़रा हम ड्रोन को अपग्रेड करते हैं। तो सपोज हमारे पास वो जो ड्रोन है वो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करता है, तो उसके डिटेक्शन एरिया का रेडियस की इक्वेशन हमारे पास ये है, यानी 5 मीटर से हर मीटर ऊपर जाने पर उसके डिटेक्शन के एरिया का रेडियस 1/2 या 0.5 टाइम्स बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रोन 5 मीटर से मजीद 5 मीटर ऊपर चला जाए तो उसके डिटेक्शन के एरिया का रेडियस 7.5 मीटर्स हो जाएगा। और हम इस रेडियस के थ्रू अगर हम एरिया कैलकुलेट करें जिसके अंदर वो डिटेक्ट कर सकता है, पाई टाइम्स 7.5 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 176.71 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम अगेन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 2.25%, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी नो डाउट बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इंक्रीज हो गई है। सो लेट अस सपोज कि वो इस सब से बचकर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है और जहां पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वॉल्ट को एक्सेस करने की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस के लिए वो वॉल्ट की कार्ड यूज़ करता है। 3 की कार्ड्स हैं। सो फॉर एग्जांपल वो 3 सेट ऑफ डाटा हमारे पास ये हैं। सेट ए हमें ये बताता है कि कोई भी शख्स जो कि उस वॉल्ट के इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर दाखिल होगा उसकी हार्ट बीट 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक नॉर्मल शख्स की हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट होती है, यानी ज़्यादा तेज़ हार्ट बीट का मतलब कोई नर्वस है और जाहिर सी बात है वो चोर है। दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज़ ये बताती हैं कि जो भी शख्स उस वॉल्ट को एक्सेस करने आएगा उसके बॉडी का टेम्परेचर 36.5 से लेके 37.5 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि उस चोर को कूल रहना है, यानी उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारे पास थर्ड कंडीशन का जो सेट है वो ये है कि कोई भी शख्स मेटल टूल के साथ उस वॉल्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कि हम वो चोर किन कंडीशंस पर पूरा उतर सकता है और वो किस की कार्ड को यूज़ कर सकता है उस वॉल्ट को एक्सेस करने के लिए। तो की कार्ड की लॉजिक हमारे पास ये है कि की कार्ड 1 तब इंसर्ट किया जा सकता है जब किसी भी शख्स की हार्ट बीट और उसका बॉडी का टेम्परेचर उस गिवन रेंज के अंदर लाई करता हो। दूसरा की कार्ड तब इंसर्ट किया जा सकता है जब या तो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो या वो कोई मेटल का टूल कैरी कर रहा हो, तो यानी उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है तो इस सेट ऑफ वैल्यूज़ में भी वो लाई कर सकता है। और थर्ड की कार्ड हमारे पास तब इंसर्ट किया जा सकता है जब एक शख्स का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो और वो कोई मेटल का टूल कैरी नहीं कर रहा होना चाहिए। सो डेफिनेटली वो मेटल का टूल कैरी कर रहा है तो वो थर्ड की कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो पहले 2 की कार्ड यूज़ कर सकता है उस वॉल्ट को एक्सेस करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल वो वॉल्ट की कंडीशंस को भी एक्सेस कर लेता है। अब उसका नेक्स्ट पार्ट आता है, वो है वॉल्ट का कोड। उस वॉल्ट को खोलने के लिए एक कोड है और उस कोड का जवाब एक पहेली के अंदर है
ये पहेली रियाजी की पहेली है और इस पहेली का जवाब ही चोर की जहानत का इम्तिहान है। और इस पहेली का मतन कुछ ये है, दरवाजा उसी के लिए खुलेगा जो 5, 7 और 6 की हुक्मरानी का लिहाज रखता है। सोना इन नंबर्स को याद रखता है जो कि 3, 4 और 2 हैं। अब वो चोर इस मैथ की रिडल को सॉल्व करता है और यहाँ पर उस कोड को हासिल करने के लिए CRT यानी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करता है। अब यहाँ पर 5, 7 और 6 की हुक्मरानी ये इशारा है कि कोड हमारे पास मोड 5, मोड 7 और मोड 6 के जरिए बनेगा। 3, 4 और 2 ये वो रिमाइंडर्स या बकाया जात हैं जो कि हर असल अदद देने पर मॉडुलस के साथ बचते हैं। यानी इसका क्या मतलब है, यानी वो कोड अगर हम 5 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आए, वो कोड अगर हम 7 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आए, और वो कोड अगर हम 6 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आए। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स 5 टाइम्स x प्लस 3, यानी हमारे पास x होल नंबर्स हैं, यानी अगर हम x के अंदर वैल्यू प्लग करें तो हमारे पास हर वो वैल्यू आ जाएगी जिसको अगर 5 पर तकसीम किया जाए तो 3 बचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम 1 पुट करें तो 5 टाइम्स 1 इज गोइंग टू बी 5 प्लस 3 दैट इज 8, यानी हमारा पहला अदद 8 है जिसको 5 पर तकसीम करें तो हमारे पास 3 बचता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो हमारे पास दूसरा नंबर 13 है जिसको अगर हम 5 पर तकसीम करें तो हमारे पास 3 बचता है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर 3 पुट करें तो हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी दैट इज 18। तो ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि फर्स्ट कंडीशन को पूरा करती हैं, यानी हर वो नंबर जिसको अगर हम 5 पर तकसीम करें तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आता है। अब हम इन नंबर्स को लेके सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन वो थी कि वही नंबर को अगर हम 7 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 4 बचना चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये वैल्यूज ड्रॉप हो जाती हैं और ये वो वैल्यूज हैं जो कि सेकंड कंडीशन पर पूरा उतरती हैं। सिमिलरली अब उस कोड को थर्ड कंडीशन पर भी पूरा उतरना चाहिए। इसके लिए अब हम इन दोनों कंग्रुएंट्स को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइजर हैं 5 और 7, तो इन दोनों के हम को प्राइम फैक्टर्स या LCM लेंगे और यहाँ पे हमारे पास न्यू इक्वेशन बनेगी दैट इज 18 जो कि पहली दो कंडीशन पर पूरा उतरता है, प्लस 35 के 35 यहाँ पे LCM है पहले दोनों डिवाइजर का। ओके, अब अगेन यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें इस के अंदर तो हमारे पास हर वो नंबर आ जाएगा जो कि इस थर्ड कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, यानी वो नंबर जो कि फर्स्ट 2 के साथ थर्ड कंडीशन पर भी पूरा उतरता है वो है 158। यानी इस नंबर को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आता है, 7 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आता है और 6 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है। तो ये वो वॉल्ट का कोड होगा जो कि इंसर्ट करने पर वो तिजोरी खुल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल वो एक बड़ी सी तिजोरी है जिसके अंदर बेशबहा सोने के सिक्के हैं और चोर सोना चुराना शुरू करता है। तो अब चोर के पास टोटल 20 मिनट हैं कि वो जितना सोना चाहे चुरा सकता है, क्योंकि उसके बाद वॉल्ट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। तो वो एक बड़ी सी बोरी जो कि वो अपने साथ लाया है उसके अंदर वो सोना डालना शुरू करता है। अब फॉर एग्जांपल चोर शुरू में तेजी से सोना डालना शुरू करता है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है, यानी वो पहले 5 मिनट तेजी से सोना डालता है और आधी तिजोरी खाली कर लेता है, लेकिन अगले 5 मिनट में वो थक जाता है और बचे हुए आधे का वो आधा ही निकाल पाता है। इसी तरह वो अगली 5 मिनट में मजीद थक जाता है और बचे हुए आधे का आधा ही सोना निकाल पाता है। इसी तरह आखिरी 5 मिनट में वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और बचे हुए आधे का आधा निकाल पाता है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें कि उसने टोटल कितने % सोना निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास होगा E of t इक्वल्स 1 माइनस एफ ऑफ टी। यहाँ पे E of t हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन परसेंटेज यानी उसने कितने % सोना निकाला है, और एफ ऑफ टी वो फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उस तिजोरी के सोने को 1/2 to the power n। यहाँ पर n वो 5 मिनट का इंटरवल है, यानी हमारे पास टोटल 4 टाइम इंटरवल्स हैं, 0 से 5 मिनट, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 93.75%, यानी वो टोटल सोने का 93.75% ही निकाल पाता है। तो अब वो सोने की बोरी लेके जब वो घर पहुंचता है तो वो ये जानना चाहता है कि उसने कितने वजन का सोना चुराया है। तो इसके लिए डेफिनेटली वो एक एक सोने का सिक्का निकाल कर तोलने वाला तो नहीं है, बल्कि वो एक मैथमेटिशियन है और वो यहाँ पर अगेन मैथ का यूज़ करेगा।
अब सपोज उसकी सोने की बोरी वो एक सिलिंड्रिकल शेप में है जिसका बेस सर्कुलर है और उसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है और वो बोरी 100 सेंटीमीटर लंबी है। तो फॉर एग्जांपल सोने के कॉइन की डेंसिटी 15 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन उस बोरी के अंदर जो सोने की डेंसिटी है वो 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब फ्लक्चुएट कर रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो सोना जो कि बोरी के निचले हिस्से पर है वो कंप्रेस हो गया है ऊपर वाले सोने के वजन से। तो सोने की डेंसिटी जो कि उस बोरी के बॉटम पर है उसकी ज़्यादा है और सोने की डेंसिटी जो कि उस बोरी के टॉप पर है उसकी कम है। उसकी वजह यह है कि जो कॉइन्स हैं वो स्कैटर्ड हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास इक्वल्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है इस सैक या बोरी का जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है वो आ जाएगा हमारे पास बेस एरिया टाइम्स इट्स हाइट। तो यहाँ पे हम इसका बेस एरिया ये था और इसकी हाइट अलोंग z डायरेक्शन फ्रॉम 0 to 100 इंक्रीज कर रही है। तो इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके दो पार्ट्स हैं और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल मास हमारे पास आएगा 11,780 किलोग्राम्स। तो यानी ये वो सोना है जो कि उसकी बोरी के अंदर है जो कि उस चोर ने चुराया है। और लास्टली अगर हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल गोल्ड उस सोने की तिजोरी के अंदर कितना था, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो सोना था वो टोटल 93.75% था। तो अगर हम इसका 100% कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड आ जाएगी जो कि उस वॉल्ट के अंदर थी, दैट इज गोइंग टू बी 12,560 किलोग्राम्स।